सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग मेंस लिखेंगे। सेकंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जिसने 2023 में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। आप अगर रिजल्ट उठा के देखेंगे तो टॉप 100 बच्चों में 18 बच्चे सोशियोलॉजी के थे। इट मीन्स लगभग 18%, दैट मैटर्स। और उन्होंने उनके एक अच्छे, ऑन एन एवरेज उनके एक बहुत ही अच्छा स्कोर आया था। कभी भी अपने ऑप्शनल को के बारे में डिसीजन लेने से पहले हमेशा उसका एक एवरेज स्कोर, एक एवरेज रेट ऑफ सिलेक्शन क्या है, उसको जरूर देखा कीजिए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि भाई किस ऑप्शनल में हाईएस्ट आ रखे हैं। एक बच्चे ने मुझसे एक मार्कशीट शेयर की, फिजिक्स में, एक फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑप्शनल, उसमें 344 आ रखे हैं। वो एक बच्चे का केस है, बट क्या वो कई सारे बच्चे 350 तक टच कर पा रहे हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। उस एक बच्चे के चलते कभी भी अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जिसने कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता आया है। कभी भी इस ऑप्शनल में रिजल्ट में कमी नहीं आई, और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये एक सेफ ऑप्शनल भी है, एंड यू आर द पार्ट ऑफ इट। तो बधाई हो आपको, क्योंकि इसका एक सीधा सा मतलब है कि सोशियोलॉजी के चलते आपका सिलेक्शन इट इज रेयर की रुकेगा। बट एट द सेम टाइम इस ऑप्शनल को सिर्फ ले लेने से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। उसको केवल एक बात से मतलब है कि आप क्या लिख के आए हैं। तो जो आपने जितना भी अभी तक ज्ञान अर्जित किया है, कहीं पे भी आपने इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रखी है, किसी भी इंडिया के किसी भी टॉप टीचर से आपने कोचिंग कर रखी है, डजेंट मैटर। इनफैक्ट आज मेरे पास एक बच्चे का कॉल भी आया, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट इज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर सोशियोलॉजी इन इंडिया। ही टोल्ड मी, सर, कि मैंने यहां से कोचिंग की थी, एंड आई रियली बिलीव अब वो मैं किसी कुछ काम का नहीं है। उस टाइम पे पढ़े थे तो लग रहा था कि भाई पढ़ रहे हैं, बिकॉज सर ने कभी पीवाईक्यूज वगैरह डिस्कस ही नहीं किया। मुझे आज की डेट में समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। वॉट आई वॉन्ट टू से, मैं आपको क्या मैसेज पास ऑन करना चाहता हूं, उसका सीधा से ये रीजन जो मतलब ये जो चीज दिक्कत आ रही है उसे, उसका सीधा एक मतलब ये है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कन्वेंशनल पेडागॉजी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कि भाई लेक्चर दिया हम छोड़ के चले गए, पीवाई की तुम सोचते रहना, स्ट्रक्चरिंग तो आपने कभी सीखी नहीं। और यही समस्या ज्यादातर बच्चों को आती है अपने ऑप्शनल में। आप मार्क्स तभी लाएंगे, कार्ल मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मार्क्स MARKS मार्क्स, आप मार्क्स तभी लाएंगे जब आप ऑप्शनल में अच्छा लिख के आएंगे। और आप अच्छा लिखेंगे कैसे? जब आपके आइडियाज स्ट्रक्चर्ड होंगे। सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके आइडियाज को स्ट्रक्चर करने का एक सिंपल सा तरीका है। वो सिंपल सा तरीका है, यू विल हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक एंड यू विल हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द क्वेश्चन। एग्जाम्पल बताता हूं आपको पहले कैसे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि एक बच्चा आप में से पूछा था कि सर हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। जो हमारा पहला टॉपिक था, अभी मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको अच्छे आंसर्स कैसे लिखने हैं, बट पहले लेट मी एक्सप्लेन यू। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बार बार बोलते तो हैं, इसका मतलब क्या है एक्चुअली? ओके, आपके पास एक टॉपिक था, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब यह था, मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चंस देख रखे थे, मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, अब उसके बाद मैं 5 मिनट इस बारे में सोचूंगा कि मैंने पढ़ा क्या। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। इट्स काइंड ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग ओनली, एक्टिव रिकॉलिंग ही आप करते हैं। जस्ट यू नीड टू थिंक, यार वो मॉडर्निटी में अगर मेरे को पूछ लेगा कि व्हाट इज मॉडर्निटी, तो मैं क्या डेफिनेशन लिखूंगा, क्या पॉइंटर्स मैं लूंगा, क्या मैं पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जांपल दूंगा, क्या मैं इकोनॉमिक चेंजेस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बारे में बात करूंगा, क्या मैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। और मैं अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात कर भी रहा हूं तो क्या मैं इनलाइटनमेंट के बारे में बात करने के लिए रेडी हूं?
क्या मैं काउंटर इनलाइटनमेंट के बारे में बात करूंगा? और इनलाइटनमेंट के बारे में बात करूंगा तो मैं कौन कौन से आइडियाज बोलूंगा कि भैया ये इनलाइटनमेंट में हुआ था, जैसे कि साइंस की द एम्फेसिस दैट की साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं दे शुड बी यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो मैं क्या पॉइंट्स करूंगा? तो क्योंकि मेरे को तो ये क्लियर होना चाहिए ना, मेरे को ये क्लियर होना चाहिए कि किन चीजों को मैं मॉडर्निटी बोल रहा हूं, और मुझे अगर इसके टर्म्स पे ही क्लियर नहीं है तो मुझे दोबारा अपना लिटरेचर खोलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि कहां पे मिसिंग है, कनेक्टिंग द डॉट्स। और इसका सिंपल सा तरीका है, और यहां पे देखो क्या होता है, आप सोच के ना, आपके सामने जो पेज है ये करना, ये मैंने किया था, और इसी रीजन से बिना किसी टीचर के सपोर्ट के मैं मार्क्स फिर भी लेके आ गया था। तो मैं क्या करता था, जब भी टॉपिक खत्म होता था मैं उसके क्वेश्चन से पहले उस टॉपिक का सोचता था, भाई ये टॉपिक में था क्या, क्या पढ़ा मैंने। हम इट्स बिकम टफ टू, हम क्या करते हैं ना, हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, वहीं पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हमें टॉपिक पढ़ने के बाद 5 मिनट रुकना चाहिए, टेक अ पेन, टेक अ पेज, ट्राई टू रिकॉल, भाई क्या पढ़ा था मैंने, पॉइंटर लिखो, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। 5 मिनट अगर आपने हर टॉपिक के साथ इस तरह देते रहे ना रेगुलर बेसिस पे, आपके जितने भी आइडियाज है ना, हमारे दिमाग में देखो आइडियाज तो कई सारे हैं, आपने सोशियोलॉजी का बहुत सारा कंटेंट पढ़ रखा होगा, बट ये आइडियाज स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके आइडियाज को स्ट्रक्चर करेगी, और वो स्ट्रक्चरिंग के चलते यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस द थिंग्स। ज्यादातर बच्चे ये काम करते ही नहीं हैं और इसलिए मार्क्स लेकर नहीं आ पाते, क्योंकि आप की हैबिट थी, टॉपिक पढ़ा, आपने उस टॉपिक पे कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि सोचने में तकलीफ होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सुबह उठना किसी को नहीं पसंद, लेकिन जो उठता है, एक्सरसाइज करता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो दिमागी हेल्थ के लिए, सोशियोलॉजी वाली हेल्थ के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं आपने सिंपली नजर मारे पड़े बट उस पर आप सोच नहीं रहे, और इसीलिए आप कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं। तो आपका इंटेंट तो अच्छा होता है, कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप मार्क्स नहीं ला पाते। डोंट डू दैट, इट इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नॉट डू दैट। और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद भाई सोशल चेंजेस मैं क्या लिखूंगा? अगर मेरे से कभी यूपीएससी पूछ देगा कि व्हाट वेयर द सोशल चेंजेस जिसके चलते ये सोशियोलॉजी इमर्ज्ड, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना चाहिए माइंड में, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, रिलीजियस चेंजेस होना चाहिए, इस टाइप की बातें होनी चाहिए मेरे दिमाग में। पहला चीज, कनेक्टिंग द डॉट्स। प्लीज ट्राई टू कनेक्ट द डॉट। हम टॉपिक को सिर्फ पढ़ के उसमें बढ़ना नहीं है, क्योंकि आपकी रेस किसी और से नहीं है, आपकी रेस खुद से है। सीधी सी बात है, इफ योर नेम इज लेट्स से सूरज, और इफ योर नेम इज राहुल, राहुल ऑफ डे 2 should be better than Rahul of day 1 in terms of sociological knowledge, and this is what the sociological knowledge is. पहली चीज। उसके बाद उस टॉपिक को आपने देखा, जो भी क्वेश्चन आ रखे थे इसको ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश की। लिखना नहीं है अभी तुरंत, लिखना कब है मैं बता दूंगा, और 2-3 दिन के अंदर हम लिखना भी शुरू कर देंगे। लिखने का ये सेशन, आज मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, और एक मिथ भी तोड़ूंगा कि टॉपर फोड़ू आंसर लिखते हैं। तो लिखना बिल्कुल शुरू करना है। 2-3-4 दिन के अंदर हम डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमारे हो जाएंगे, उसके बाद हम डेली लिख रहे होंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया, लेट्स से देयर वाज अ क्वेश्चन, डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स व्हिच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था, तो हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट वाला आया था। ये वर्ड तो मुझे याद ही हो गया है, एंटीसीडेंट। अब आपके पास आ गया, अब आपने सोचा ही नहीं, अब आप सोचो यार हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट जैसा वर्ड तो मेरे सिलेबस में लिखा ही नहीं था, मैं क्या करूंगा? आपने इस पर सोचा नहीं। सीधी सी बात है भाई, इतिहास में जो हुआ वही लिखना है, तो इसमें क्या क्या पॉइंटर आप लिखते? इमेजिन योर, खुद से इमेजिन कि 2 मिनट लगेगा इसको सोचने में कि क्या क्या लिखते हैं। अगर ये दिमाग में स्ट्रक्चर बनाते चले गए ना, अल्टीमेटली आप पाएंगे कि सोशियोलॉजी का लगभग 80% क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो रहा है। रियली 80% के आसपास आपका क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा सीधे सीधे। स्टेटमेंट क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड वो नहीं होगा, लेकिन कंटेंट के लिए उसके पीवाईक्यूज 80% आपको ऐसे ही दे देंगे।
बट हमारी पीवाईक्यू पे कमांड ही नहीं होती, क्योंकि हम थ्योरी पे कमांड करना चाहते हैं। नहीं भैया, थ्योरी पे कमांड करनी है, इट्स फाइन, पीवाईक्यू पे उससे ज्यादा कमांड करनी है, क्योंकि उसी के टर्म्स में ही क्वेश्चन आएगा। और जो मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है ना हर एक टॉपिक का, 2013 से 23 तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, आप देखना, आप पाओगे कि सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डरखाइम के केस में देखिए क्या किया उन्होंने, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पूछ रहे हैं। आप हर एक बच्चा डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा है, लेकिन कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पे ध्यान ही नहीं है किसी का। तो डिवीजन ऑफ लेबर में भी पूछ लिया कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, सुसाइड में भी पूछ लिया, रिलीजन पे भी पूछ लिया। 3 ही टॉपिक थे प्राइमरीली, सोशल फैक्ट की बात नहीं कर रहा मैं फिलहाल। तो एक पे आया तो आपके लाइक आपने अगर जिसने इसी ध्यान दिया तो उसने ये जरूर सोचा होगा कि यार डिवीजन ऑफ लेबर का भी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस मेरे को पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस कैसे डील करना है मैं आपको एक क्लास लेके डेफिनेटली पूरी चीज बताऊंगा कि कभी भी आए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है, आप आराम से कर लोगे। तो ये चीज जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना, और आपके जो मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, हर एक टॉपिक में जहां पे भी पॉसिबल है, जो लेटेस्ट डेटा है, जो रिपोर्ट्स है, आपके पास टाइम नहीं, मुझे पता है, मैं कर रहा हूं आपके लिए काम, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो वो जो जितने भी जो लेटेस्ट डेटा है ना, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हम डाल सकते हैं, 10 रिपोर्ट डालने की जरूरत नहीं है, एक रिपोर्ट सफिशियंट होती है मोर और लेस हर चीज के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए। तो वो मैं डेटा आपको दे दूंगा शॉर्ट नोट्स में, टेंशन नहीं लेना आपको, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, आपको पढ़ के सिलेक्शन देना है, दैट्स इट। बाकी का काम मेरा है, कंटेंट मैनेजमेंट का काम मेरा है, उसके लिए आप मेरे साथ हैं, आपका काम है लेकिन पढ़ना, लेकिन जो चीजें जैसे बता रहा हूं ये आपको वैसे ही करनी है। अब आते हैं, समझते हैं कि आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा। देखो सीधी सी बात है, सोशियोलॉजी का जो पेपर है, देयर आर 2 पेपर्स, आप जानते हैं, पेपर ए या पेपर 1 कह सकते हैं, एंड पेपर 2। ये इंडियन सोशियोलॉजी मोरलेस, दिस इज वेस्टर्न सोशियोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न थ्योरी ही प्राइमरली डिस्कस्ड है। ये जब क्वेश्चन आता है तो ये लोग बेसिकली हर साल आपको 8 क्वेश्चन देते हैं, 2 सेक्शन में बांट के, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, सेक्शन 5 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपल्सरी, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे होता है 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होते हैं इंटू 10। ये 50-50 100 नंबर के कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी मींस यू कांट स्किप, यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू मेक अ चॉइस, आपको लिखना पड़ेगा। अब ये बचता है ये वाला सेक्शन, 2 क्वेश्चन ये हो गए और 3 क्वेश्चन आपको और करना है। और 3 क्वेश्चन का चॉइस कैसे करना है कि 2 क्वेश्चन आपको यहां से लेंगे तो 1 क्वेश्चन यहां से कोई ले लेंगे, या फिर 2 क्वेश्चन इसमें से लेंगे तो 1 क्वेश्चन यहां से ले लेंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, और उस 5 क्वेश्चन में बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, 5 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ये हो गए, 3-3 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहां पे एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 20 नंबर, 20 और एक 10, इस टाइप से होता है। तो 15 क्वेश्चन ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 9 क्वेश्चन हियर प्लस ये 10 क्वेश्चन, टोटल 19 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं। बट सेक्शन वाइज अगर देखें हम तो मोर और लेस 36 मिनट आपके पास एक सेक्शन के लिए होता है, क्योंकि 180 मिनट डिवाइडेड बाई 5 क्वेश्चन में बांट दीजिए, 36 मिनट निकल के आ जाएगा। अब 36 मिनट निकल के आया तो 5 क्वेश्चन वाले में आपके पास एक क्वेश्चन के लिए बच गया कितना, जो कंपलसरी क्वेश्चन है 7 मिनट, 7 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास इतना ही है, 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट। उसके अलावा आपके पास जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपके 250 वर्ड्स वाला है, 20 नंबर वाला क्वेश्चन है 20 मार्क्स वाला, वो 250 वर्ड्स वाला है, एंड देन 10 मार्क का जो 150 वर्ड्स वाला है। अब इस 36 मिनट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है 12 मिनट ले लीजिए इसके लिए, 14 मिनट ले लीजिए, 14, 28 एंड देन 7। ये भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा है कि आप 12 मिनट में इसको वैसे निपटा दो।
ये एक मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड आई होप आप में से ज्यादातर लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल जानते ही होंगे। अब ये तो था बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मेरे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 7 मिनट है, और जो 20 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको करने के लिए, क्योंकि वो स्कोरिंग हो सकता है, ज्यादा स्कोर मेरे को दे रहा है, थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलेगा, तो मेरे पास 12 मिनट के आसपास मैं ले सकता हूं। इट्स गुड, थोड़ा सा टाइम बचा के चलें, ज्यादा अच्छा है। अब यहां पे कुछ चीजें आपको समझ लेनी है, कुछ बेसिक चीजें बताया आपको, एक बहुत अच्छे समझनी है। पहली चीज, नेवर एवर लीव एनी क्वेश्चन। इसका सीधा सा मतलब है, देयर कैन बी द चांस जब कंपलसरी क्वेश्चन में आपको टॉपिक आता ही नहीं होगा, तो जो जर्नलिस्ट नॉलेज है अप्लाई करके कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर लो, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। आधा नंबर देगा ना एग्जामिनर, देने दो। अगर आप पर्सपेक्टिव का यूज करके किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, देन इन 99% ऑफ द केसेस आप कुछ ना कुछ सही लिख दोगे, और वो कुछ ना कुछ सही लिखने के चलते एग्जामिनर आपको आधा एक नंबर दे ही देगा, जीरो नहीं देगा। क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो जीरो की गारंटी है, लिख दोगे तो आधा एक नंबर आ सकता है। तो क्या करना चाहिए, जस्ट थिंक। कई बार एक एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो ये नहीं करना है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप मेंस की कट ऑफ आधा एक नंबर से क्रॉस कर लोगे, इंटरव्यू में जाके ऐसा फोड़ दोगे कि आपका सिलेक्शन टॉपर्स में आ जाएगा। ये भी ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने जस्ट कट ऑफ क्रॉस की और लेकिन इंटरव्यू में फोड़ दिया, 200 ले आए और एकदम से रैंक जंप कर गए। क्या पता आप मेंस इंटरव्यू में ज्यादा अच्छा कर दो। तो जहां से नंबर मिल सकते वो चीज नहीं छोड़नी है। यू मस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। दूसरी चीज, आपके सामने क्वेश्चन आया, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि दे स्टार्ट राइटिंग द आंसर इंस्टेंटली। डोंट डू दैट, गलती मत करना। डोंट स्टार्ट राइटिंग द आंसर इंस्टेंटली, नेवर। इसके ये क्यों मैं आपसे बोल रहा हूं, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। मान लो कोई क्वेश्चन है, आप उसको ने उसका गलत सेंस बना लिया और आपने बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर दिया। अब आपको लगा यार यहां पे तो ये डायग्राम बना सकते थे, मेरा आंसर खराब हो गया। यार यहाँ पे ये पॉइंट डाल सकते थे, ये पॉइंट नहीं डाला, या मैं आंसर खराब हो गया, मेरे को मजा नहीं आ रहा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 7 मिनट जो आपके पास होते हैं ना, उसमें आप 30 सेकंड अपने आप को सोचने के लिए दो। क्वेश्चन आया, 30 मिनट के अंदर आपको ये सोच लेना है, फाइनल डिसाइड कर लेना है कि आप क्या लिखने वाले हो। 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन देखते ही लिखना शुरू मत कर देना। 30 सेकंड खुद को दो, देखो क्वेश्चन, समझो क्या लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर सामने आता है, दे डू दिस मिस्टेक। तीसरी चीज, जब आपके सामने पेपर आएगा, आपके सामने जब पेपर आएगा तो मेक द चॉइस ऑफ क्वेश्चन देयर इटसेल्फ। शुरुआत के 5 मिनट में आपको यही करना है। देखो यार, जो कंपलसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5, इसमें तो आप कोई चॉइस कर ही नहीं सकते, तो इसमें चॉइस की बात ही क्या करना है। लेकिन उसके बाद आपके पास 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं। क्वेश्चन को उसी टाइम पे पढ़ के डिसाइड कर लो कि मैं इसी को अटेम्प्ट करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जब प्रेशर रहता है ना, जब टाइम कम होने लगता है, तो कई बार हम रॉन्ग चॉइस ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप करना शुरू कर देते हो और आपको सडनली ध्यान नहीं रहता। क्योंकि आप समझना, एक सेक्शन में 3 क्वेश्चंस थे। अब इस सेक्शन में कई बार क्या होगा, इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे। इस सेक्शन में कई बार होगा कि कई बार ऐसा भी होगा कि इस सेक्शन के आपको ये 2 क्वेश्चन नहीं आते थे, इस सेक्शन में केवल ये क्वेश्चन नहीं आता था। लेकिन इस सेक्शन में आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा काफी कंफर्टेबल थे, लेकिन यहां पे इन दोनों में आप ओके थे, आप कर सकते थे। तो यहां पे आप 2 क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज बेटर परफॉर्म करते, तो जाहिर सी बात है आपको इसको चॉइस करना था इसके मुकाबले। बट वो जल्दबाजी में आप एकदम से एक क्वेश्चन सामने आएगा, आप गलती कर दोगे, चॉइस ऑफ क्वेश्चन गलत कर दिया ना, तो आपका ऐसा दिक्कत होगी। क्योंकि देखो क्या होता है यार, सीधी सी बात है, अपन कोई सोशियोलॉजिस्ट तो है नहीं, कौन सा आपने पीएचडी करके बैठे हुए हो।
वो अलग बात है। पीएचडी का कंडीशन तो आज की डेट में भी ऐसा ही है कि भाई पीएचडी के बंदे को भी ना, अगर आपने ढंग से सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है तो कई जगह पे आप मात दे दोगे, ये बात भी रियलिटी है। बट ठीक है, हम उस बारे में नहीं जाते हैं, वी डोंट गो इनटू दैट इन डेप्थ डिटेल। बट द थिंक, ये चीज सोचना कि अगर आपने चॉइस गलत कर दिया तो कितना नुकसान हो जाएगा आपका पास, आपके पास करेक्शन करने का टाइम नहीं है, फिर जबरदस्ती का आंसर लेके आओगे, मार्क्स घटा के लाओगे। तो ऑलवेज मेक द चॉइस ऑफ क्वेश्चन, मेक द चॉइस, और वो चॉइस आपको पहले करनी, मेक द चॉइस। ये आप नोट कर लेना, क्योंकि बार बार आप ये वीडियो नहीं देख पाओगे, लाइक मैं भले डाल दूंगा लेकिन आप बार बार तो ये नहीं देख पाएंगे। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ये फंडा ध्यान रखना है अपने दिमाग में। फोर्थ थिंग जो मैंने आपसे डिस्कस ही कर दिया, क्वेश्चन सामने है, गिव योर 30 सेकेंड्स कि भाई मैं क्या करूंगा, और ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है दिमाग में। ये स्ट्रक्चरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आप किए रहोगे ना पहले, उसके चलते स्ट्रक्चरिंग अपने आप बन जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगा इसमें मेरे को ये लिखना है। 30 सेकंड इज मोर देन एनफ। कई बच्चों को 10 सेकंड ही लगेगा। आपको आ गया भाई? हाँ, ये नहीं करना कि भाई देखते ही लिखने, देखा इसमें मैं क्या क्या डालूंगा, तुरंत आ गया 150, कितना 150 वर्ड्स होते ही कितने हैं, 4-5 पॉइंट डाला, खत्म। भाई ये स्ट्रक्चर करूंगा, हाँ ये इमेज डालूंगा, बस लिखना स्टार्ट कर दो। सोचना फिर लिखना, लिखने के बाद सोचने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। कुछ चीजें, बेसिक चीजें यार, देखो आपके अगर इंग्लिश सही नहीं है तो थोड़ा सा उस पर ग्रामर पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि गलत ग्रामर में ना कई बार एग्जामिनर को इरिटेट करता है। तो आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, अगर इंग्लिश ठीक नहीं है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिए रहना, ये इंपॉर्टेंट है। सही इंग्लिश, सीधी सी बात है, एग्जामिनर ने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रखी है। अगर आपका जो भी मीडियम है, अगर आप वो उस मीडियम में सही लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, देन देयर वो आपके नंबर काटेगा, ये बात फैक्ट है। सिक्स थिंग इज दैट लाइन्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, लाइक देखो कुछ चीजें समझना है इस चीज को, ये बहुत इमेटेरियल सी चीज है, बट मेरे पास 2 कॉपी आती है। एक बच्चे ने ऐसे 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 लिख दिया, एक बच्चे ने बड़े ही प्यार से स्ट्रेट ऐसे लिखा हुआ है, देख के ये ऑर्गेनाइज लग रहा है। इसको हम लोग अपने साइड में चिड़िया की टांग कहते हैं, कि चिड़िया क्या लिखे हो, चिड़िया की टांग जैसा लिखे हो, यूपी साइड में ऐसे बोलते हैं। व्हाट आई वांट टू से कि ट्राई कीजिए, आप A4 कॉपी में लिख रहे हैं, आंसर आपको यूपीएससी वाली कॉपी में लिखना है। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू कि आप जो अपने आंसर्स लिखें, एक एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन में आप लिख सके। नहीं आदत है तो प्रैक्टिस में डालिए, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। देखो यार, सीधी सी बात है, ये बोलने वाली बात है, बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, खूबसूरती के नंबर मिलते हैं कॉपी पे। आपकी कॉपी कितनी खूबसूरत है, देखो सीधी सी बात है, मैं एग्जामिनर, मेरे पास 2 कॉपी आई, दोनों में कंटेंट सेम है, बट इसकी कॉपी दिखने में बड़ी सुंदर है। दोनों में 100% सेम कंटेंट है, और इसकी कॉपी दिखने में सुंदर बिल्कुल नहीं है। तो वो माइंड ही ऐसा होता है इंसान का, एज ए ह्यूमन वी गिव द इंपॉर्टेंस टू द एस्थेटिक वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, आधा एक नंबर फालतू दे ही देंगे इसको, वी विल एंड अप गिविंग। तो अगर आपकी कॉपी थोड़ी सी, आप जैसे भी लिख रहे हैं, देखो वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं ला पाओगे, लेकिन एटलीस्ट जितना मेंटेन कर सकते हो उतना मेंटेन कर लो। वो कैसे करोगे, कटिंग कम करोगे, राइटिंग लेजिबल होगी, एटलीस्ट इट इज लेजिबल। ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल नहीं है तो भैया हम तुम्हारे मार्क्स भी काट लेंगे। तो लेजिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है। सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड इन सोशियोलॉजी। तो अपनी जो चीजें हैं ना, वो बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ही करना है पेपर्स, ठीक है। अब आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, ठीक है। ये जनरल स्टफ मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। देखो एक चीज समझ लेना, कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर 100% हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं रहेगा, देयर इज नो सच थिंग। एक जनरल चीज एक्सेप्टेड है कि भाई एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, देन देयर शुड बी ए बॉडी, देन देयर शुड बी सम कंक्लूजन्स, ये होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहली चीज। ये इंट्रोडक्शन जब आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक कोई क्वेश्चन आ रखा है, तो उसमें जो उसका कीवर्ड है आप उसको डिफाइन करते हुए भी लिख स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक अच्छा
और सेफ तरीका है एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, बट मेक श्योर कि दैट वुड बी रेलेवेंट वन। थिंकर का नाम देते हो कि दिस थिंकर इन हिज दिस बुक हैज टोल्ड दिस, कि एज पर दिस थिंकर एज मेंशन इन दिस बुक दिस इज दिस। इस टाइप से आप कर सकते हो। ये एक सेफ तरीका है स्टार्ट करने का। उसके बाद आपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू किया। आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन है, आपने आइडियोलॉजी को पहले डिफाइन ही कर दिया। शुरुआत करने के लिए अच्छा है, गलत नहीं है, और एक डिसेंट और सेफ है। ठीक है, बाकी जो जैसा भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपने एक इंट्रोडक्शन ले लिया। उसके बाद आती है मेन चीज, थीसिस। ठीक है, जनरली सोशियोलॉजी में ये बात बोली जाती है कि आप इस तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी में मैं आपको बता दूं, देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज नो सच थिंग। कोई भी थिंकर, सोशियोलॉजी में सारे थिंकर एक दूसरे के ऊपर बम गिरा के ही आगे बढ़े हैं, ये रियलिटी है। कार्ल मार्क्स आए बोले कन्फ्लिक्ट, डर्कहाइम आए बोले नो कन्फ्लिक्ट, इट्स ऑल अबाउट द फंक्शन। कोई और आया बोला नहीं भैया तुम लेडीज पे ध्यान नहीं दे रहे, फेमिनिस्ट। कोई और आया बोला तुम सारे गधे हो, पोस्ट मॉडर्निस्ट। देयर इज नो सच थिंग एज ट्रूथ, तुम सब सच बोल रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। कोई और आया इंडोलॉजिस्ट, तुम सब जो बोलो सब वेस्टर्न थ्योरी है, इंडिया पे कुछ अप्लाई होता ही नहीं है, भाड़ में जाओ, काइंड ऑफ यही है। तो नोबडी इज एक्सेप्टिंग, तो कोई भी थ्योरी 100% एक्सेप्टेंस में है ही नहीं। जब कोई भी थ्योरी 100% एक्सेप्टेंस में है ही नहीं, तो हमें उसको यूज करने आना चाहिए। आर्गुमेंट अगर आपके क्वेश्चन के रेलेवेंट है तो हमेशा आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इवन लाइक मॉडर्निटी की बात कहते हैं तो टॉपिक भी आपका सिलेबस में टॉपिक लिखा है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इवन देन आप वहां पे हमेशा कंक्लूजन में लिख सकते हो कि भाई देयर आर मल्टीपल मॉडर्निटीज, मॉडर्निटी इज ए मिथ एज पर द पोस्ट मॉडर्निस्ट। ऐसी कौन सी मॉडर्निटी वाली बात कर रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन है। इट इज द ग्रैंड नैरेटिव शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस टाइप से हमेशा ये रहेगा। तो थीसिस में बेसिकली आपको जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एक आर्गुमेंट देना है, और एंटी थीसिस में मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन इन ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक कई बार क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट है, आप क्या करो पहले ये पार्ट एक्सप्लेन करने लग गए, ये गड़बड़ मत करिएगा, सीक्वेंस वाइज चलो, एक्सप्लेन द पार्ट्स इन ऑर्डर, इट इज इंपॉर्टेंट। यू कैन इंक्लूड द मेथोडोलॉजी, आप मेथोडोलॉजी इंक्लूड कर सकते हैं अगर जरूरत है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये आप जब और अच्छे से तब समझेंगे जब हम लाइव नेक्स्ट सेशन में जब हम लाइव आंसर राइटिंग कर रहे होंगे ना, तब आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। क्योंकि देखो ऐसे तो मैं आपको कुछ भी बताता रहूं, कई बार क्या होता है मैं वो बेसिक पता होता है बट हम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते, तो वो एप्लीकेशन के लिए लाइव करना जरूरी है, वो हम लाइव करेंगे। आंसर्स क्वेश्चंस आते रहेंगे, उसके अलावा हम लाइव भी करेंगे। ठीक है, एंड इफ यू नो सम थिंकर रिलेटेड टू इट, अगर आप थिंकर जानते हैं रिलेटेड तो उस थिंकर के बारे में लिख दीजिए। थिंकर नहीं जानते तो मेक द यूज ऑफ पर्सपेक्टिव्स। अच्छा, पर्सपेक्टिव में जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं सारे थिंकर्स के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी जहां पे भी पर्सपेक्टिव यूज हो सकता है, मैंने हमेशा आई विल बी एडिंग दैट एज एन एक्स्ट्रा पेज। उसका आपको फायदा ये होगा, आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। पर्सपेक्टिव को बताने का एक ही केवल पर्पज है कि आपके दिमाग में हो कि यार ये वर्ड यूज कर लेते, ये वर्ड इस तरह से, इसको इस तरह से सोच सकते थे, इसको इस तरह से सोच सकते थे, ताकि कभी एक ऐसा सिचुएशन आए कि आपको समझ में नहीं आ रहा आंसर क्या लिखें, यू डोंट हैव द कंटेंट, इवन देन यू आर एबल टू राइट दैट आंसर एज पर द डायलॉग्स ऑफ पर्सपेक्टिव। और विशाल साह सर ने इसी चीज का यूज करके हाईएस्ट स्कोर लेके आए थे सोशियोलॉजी में, बिकॉज उनको उस चीज की समझ बड़ी अच्छी हो गई थी। आपको हो गया, अभी ले आएंगे। ठीक है, और नो डाउट अगर मैं उनका, मुझे शायद उनका वो वीडियो नहीं मिला होता तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता, मैं सही बता रहा हूं। तो दैट हैज रियली हेल्प मी। यार देखो सीधी सी बात है, कोई बंदा है सेलेक्ट हो गया, उसने कोई अच्छी चीज डिवाइस की, उसने कोई अच्छी चीज समझी और उन्होंने हमें बताई, बता दो दी, उसको अप्लाई नहीं किया, फायदा क्या? तो उनके बताने का काम क्या था? उसके चलते कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंकर्स, इसीलिए मैंने आपको पहले दिन ही उनका वीडियो भेजा था कि यू मस्ट वॉच दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो थिंकर्स नहीं पता है तो पर्सपेक्टिव लिख दीजिए, पॉइंटर्स पता है पॉइंटर्स लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन द एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? जो बोला नहीं ऐसा नहीं होता,
टू टेक इन टू कंसिडरेशन द अपोजिंग आर्गुमेंट। लाइक हम जब भी इनलाइटनमेंट के बारे में बात करते हैं, हम कंजर्वेटिव रिएक्शन हमेशा इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज कंजर्वेटिव थिंकर्स वांटेड टू रिटर्न टू द टाइम ऑफ मिडिल एजेस। फॉर देम द past was stable, past was orderly, there was no chaos, past was harmonious, past was peaceful. Present is chaotic, present is in disorder, there is no harmony in the present, there is too much of conflict. So they wanted to return to the time of middle ages so that they could bring the order and peace in society. But this was ultimately the goal of the enlightenment thinkers also. They also wanted the peace. मेथोडोलॉजी अलग थी, बस उनका सोचने का तरीका अलग था. सो कंजर्वेटिव रिएक्शन गेव द गोल टू सोशियोलॉजी टू एस्टेब्लिश पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी. सो सोशियोलॉजी डेफिनेटली इमर्ज्ड ड्यू टू द कन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निटी एंड एंटी मॉडर्निटी और एनलाइटनमेंट एंड द कंजर्वेटिव रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट. कुछ भी बना के लिख दो यार, क्या दिक्कत है. इरविन जेटलिन का स्टेटमेंट डाल दो, अर्ली सोशियोलॉजी डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट. तो अगर आप थिंकर्स का स्टेटमेंट डालते हैं, थिंकर का नहीं, बट तो एटलीस्ट उनके कीवर्ड्स वगैरह डालते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपको. एंटीथेसिस एंड लास्ट में कंक्लूजन में सिंथेसिस. अब सिंथेसिस में अब देख चीज समझना, कंक्लूजन के टाइम पे अगर आप कोई रेलेवेंट करंट वाला एग्जांपल दे सकते हो तो आपका मार्क्स हमेशा दूसरों से बेटर आ सकेगा. ये इंपॉर्टेंट है. इसीलिए जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं ना, आपको सारे चाहे सुसाइड हो, चाहे कार्ल मार्क्स का कुछ थ्योरी हो, आई विल बी गिविंग यू एक दो एग्जांपल्स मैं आपको जरूर दूंगा, रिपोर्ट्स के साथ दूंगा, ताकि कुछ याद रह जाए और आपने रिलेवेंट उसको लिख दिया तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से बेटर कर जाएंगे. इंपॉर्टेंट है. क्या होता है ना कि भाई है तो चीजें पता है, लेकिन अगर उसको अप्लाई करके आपने करंट के पर्सपेक्टिव में लिख दिया ना, तो आपके मार्क्स दूसरों. भाई आप ऐसा एक्स्ट्रा क्या करो, कंटेंट सब लोग एक ही लोग, सारे लोग तो एक ही कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो भाई. ये कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, दिस वर्क्स इन ऑल द ऑप्शनल. In fact, I was having a discussion with my batchmate. She had been constantly scoring like 280, 90, 300 के आसपास in anthro. Her optional is anthro. She is very dear friend, Neha Goyal. So she told me कि उन्होंने अपने आंसर में क्या लगे, वो अपने सारे आंसर्स में कंटेम्प्रेरी चीजें कुछ ना कुछ जरूर डालते हैं. वहां पे उनके साथ वो उनको इसलिए उनका आंसर हमेशा अलग हो जाता है. वो कॉन्स्टेंटली सी हैड बीन ट्राई, मतलब 300 के आसपास वो टच करा देते हैं स्कोर. आप भी कर लीजिए, और ये अच्छी चीज है. ये जो भी करता है ना उसको फायदा मिलता है, आपको भी ये करना है. एंड डोंट वरी अबाउट द एग्जांपल्स. देखो कुछ एग्जांपल्स तो आप भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप भी ऐड कर सकते हो, बाकी बचे हुए एग्जांपल्स मैं भी दूंगा ही आपको, तो डोंट वरी अबाउट दैट. सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम. अब देखो डायग्राम के साथ एक खास बात ये है, एक तो आपकी किताबों में डायग्राम दिए हुए हैं, बट सपोज आप डायग्राम भूल गए तो क्या आप डायग्राम नहीं बनाओगे? नहीं, डायग्राम बना लो, छोटा सा बना लो. क्रिएट करना है ना, कर सकते हो. अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, ठीक है, लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. और वहां पे द थिंग इज दैट कि आपको वो नितिन सांगवान सर वाला अगर वो डायग्राम नहीं याद है, और याद भी है तो आप पा रहे हो कि यार इसमें उतना वो डायग्राम बड़ा अच्छा है, बड़ा ही कॉन्सोलिडेटेड, बड़ा ही प्यारा डायग्राम है. बट समस्या क्या होती है कि इसमें हम बना नहीं पाते उस डायग्राम को. तो छोटा कर लो उसे और बना लो. मैंने आपको एक डायग्राम दे रखा है, यूज कर लो. क्योंकि डायग्राम जब आप बनाते हो ना, जैसे कुछ भी यूज करके या फ्लो चार्ट के फॉर्म में जब आप दिखाते हो कि भाई ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, जो भी, या फिर कोई लाइक वो कर रहे हो, लाइक यू कैन से कि किसी का क्रिटिसिज्म लिख रहे हो, ये क्रिटिसिज्म ऑफ दिस वन मार्क्सिस्ट, और यहां पे जस्ट कीवर्ड लिख दिया ये. तो ये छोटे मोटे जो डायग्राम्स आप बनाओगे ना, इससे आपका आंसर थोड़ा इंपैक्टफुल लगेगा. और बहुत आसान है, क्वेश्चन से ही डायग्राम क्रिएट कर दो.
हेल्पफुल हो जाएगा, मतलब उस एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदे को नॉलेज है, इसको तो मार्क्स देने हैं, और आप एक इम्पैक्टफुल दोगे आंसर, आप इम्पैक्टफुल एक दे दोगे। मतलब हमेशा ये जरूरी नहीं कि जो डायग्राम आपको बने हुए दिख रहे हैं वही बनाने हैं, डायग्राम सही होना चाहिए, फ्लो चार्ट सही होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो मैं आपको दिखाऊंगा, हम जब क्वेश्चंस के डिस्कस कर रहे होंगे, आई विल बी शोइंग, जब हम लाइव आंसर सेशंस कर रहे होंगे तो हम डायग्राम्स बनाना भी आपको दिखाऊंगा मैं, ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से उसमें जहां जहां पे अगर पॉसिबल तो कैसे क्या बना सकते थे, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कुछ चीजें यू कैन ऑलवेज मिक्स द आइडिया ऑफ द टू पेपर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब देखो वो लोग भी तो मिक्स करते हैं ना, तो फैमिली वाले में आप इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पेपर वन में कितने कुछ क्वेश्चन से उठाते हैं, आपको सीधे यही लगता होगा यार ये तो पेपर टू का क्वेश्चन है, वो भी मिक्स कर रहे हैं, स्पेशली सेक्शन बी वाले सेक्शन में। तो आप मिक्स कर सकते हो, दैट इज अलाउड। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप पेपर टू का आइडिया पेपर वन में नहीं लिख सकते। इवन पेपर टू में भी यू आर एक्चुअली रीडिंग द वेस्टर्न थ्योरिस्ट भी, नाम इंडियन है लेकिन जो उनकी पर्सपेक्टिव हो वो तो वेस्टर्न यूज हो रही है। ए आर देसाई, भाई घुरिया जी ही तो इंडोलॉजिस्ट हैं। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब कभी थिंकर के कंपैरिजन के बारे में, अब थिंकर, अब देखो हम थिंकर पहले कर रहे हैं, जो हमने ट्रेंड फॉलो किया मॉडर्निटी का, मैं आपने आपको डायरेक्टली थिंकर बोला है कवर करने के लिए, क्योंकि थिंकर से आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा। कई बच्चे स्टार्टिंग में गलती करते हैं कि दे गो फॉर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, अब पॉजिटिविज्म पढ़ रहे हैं, अब उन्हें पर्सपेक्टिव नहीं पता है, उन्हें वो डिस्कशन ही नहीं पता है, तो डायरेक्टली पॉजिटिविज्म पढ़ने का फायदा नहीं है। तो वंस यू अंडरस्टैंड द थिंकर एंड वंस देन यू अंडरस्टैंड कंप्लीट द टॉपिक 5 to 10, फिर 1 to 3 बहुत आसान बन जाता है। तो एक एक दिन का टॉपिक है, मुश्किल से छोटे टॉपिक्स हैं, तो डोंट वरी, हम एक महीने में पेपर 1 कंप्लीट कर लेंगे, इजिली हो जाएगा। थिंकर्स पे 10-12 दिन देंगे, बाकी 18 दिन में सारा सिलेबस हो जाएगा। थिंकर्स के कंपैरिजन में ऑलवेज इट शुड बी रिलेटेड टू, लाइक पर्सपेक्टिव डिस्कस कर सकते हैं, उनकी मेथोडोलॉजी डिस्कस कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर सकते हैं, फोकस ऑफ स्टडी डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे नितिन सांगवान सर ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम्स वो दिए हैं, और जब भी कंपैरिजन आए तो वो आप यूज कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि उसके पॉइंटर्स लेके याद कर लेना तो बेस्ट है, नहीं याद है तो एटलीस्ट वो चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो बेस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा वो कंटेंट दे रखा है, नो डाउट इन दैट। तो काफी अच्छा कंटेंट है। तो भाई जब ऑलरेडी एक बंदे ने मेहनत कर रखी है, ऑलरेडी उन्होंने चीजें बता रखी हैं, और एक अच्छी मेहनत की है, खाली मेहनत नहीं है, क्वालिटेटिव मेहनत की है, तो उस पर ट्रिपल मेहनत करने का कोई मतलब नहीं, और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप उसका यूज कर लें। सो दिस इज समथिंग। अब ये क्वेश्चन है, जैसे हाउ डिड इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। एक एग्जांपल लेके जस्ट बता रहा हूं, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस कैसे इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इस क्वेश्चन में क्या देखना था आपको, क्या करना था। अब देखो ये फिलहाल मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग एक करूंगा आपके साथ, क्या क्या पॉइंटर्स डाल सकते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर में मेरे को होना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस की, तो मेरे को एक बात यहां पे देख के समझ में आ रही है कि मेरे को इंटेलेक्चुअल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना है, और मेरे को ये शो करना है द क्वेश्चन इज प्राइमरी हाउ इट इज लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये प्राइमरी क्वेश्चन है, 10 नंबर का है। 10 नंबर का है मतलब 150 वर्ड्स है, 150 वर्ड्स है मतलब मेरे पास इतना वर्ड्स नहीं है कि मैं कुछ भी लिख दूंगा। अब कई बच्चे यहां पे क्या करते हैं, व्हाट दे गो ऑन डूइंग, वो यहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, रिलीजन, ये चीजें डिस्कस करने लगते हैं। ठीक है, कहीं ये जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस हैं डेफिनेटली ये से रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं, बट दे आर नॉट द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, दीज आर द सोशल चेंजेस। जो आइडियाज फ्लोट कर रहे थे दे वर रिलेटेड टू द इनलाइटनमेंट थिंकर्स का क्या थॉट था, कंजर्वेटिव रिएक्शन क्या था, दे फॉर्म द बेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस प्राइमरली। तो यू कैन ऑलवेज राइट, पहले आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल फोर्सेस के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं ड्यू टू द सोशल कंडीशंस ऑफ यूरोप सच एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये इस टाइप से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, तो द आइडियाज फ्लोटिंग एट दैट टाइम दे लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समथिंग लाइक दैट।
और इसको हम रिफाइन कर सकते हैं। तो वो जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस की बात हो रही थी, ठीक है, तो आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में आप उसको हल्का सा मेंशन करते हुए प्राइमरी जो आपको इंपॉर्टेंस देनी है वो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस को ही इंपॉर्टेंस देनी है। आपको पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना है। आप अगर रिफर करना चाहते हैं तो इसको रिफर कर सकते हैं, लेकिन इस पर इससे ज्यादा डिस्कशन ना करें, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट पूछा इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, स्ट्रेट कम टू द इनलाइटनमेंट। अब इनलाइटनमेंट में जो जो चीजें थी, इनलाइटनमेंट वो आप लिख लीजिए, पॉइंटर्स हैं 5-6, वही लिखने हैं। ह्यूमन बीइंग आर केपेबल ऑफ अटेनिंग द परफेक्शन, रीजन एज अ मेजर टू जज द सोशल इंस्टीट्यूशंस, इस टाइप के पॉइंट्स लिख दीजिए। यूसेज ऑफ द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू स्टडी द सोसाइटी, philosophy of history, social survey, biological theory of evolution, they all are somehow related to this intellectual forces. So these contributed to the emergence of sociology. अब यहां पे इसके लिखने के बाद write about the conservative reaction, about the enlightenment. अब यहां पे क्या करना है, अब एक चीज समझना, enlightenment काउंटर रिएक्शन, ये डायग्राम मैंने अभी सोचा नहीं है, अभी जस्ट आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। काउंटर रिएक्शन, कंटेंट, गोल लिख सकते हो, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। यहां पे बेटर वर्ड्स भी चॉइस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और अगर अच्छा वर्ड आ रहा है माइंड में आप लिख सकते हो, बट नहीं बनाने से बेटर था। आप जब एक डायग्राम क्रिएट करते क्वेश्चन के, तो आप एग्जामिनर को ये बात समझ में आती है, भाई यही तो हो रहा था, जो कंटेंट आया, एक्चुअली जो कंटेंट आया सोशियोलॉजी के लिए वो तो यहीं से आया ना, इट सप्लाइड द एक्चुअली द कंटेंट। कंजर्वेटिव रिएक्शनशिप ने तो बेसिकली प्राइमरी उसे गोल दिया। और यू कैन ऑल्सो राइट प्रोवाइडेड मीन्स, प्रोवाइडेड गोल, इसने मीन्स प्रोवाइड किए सोशियोलॉजी को राइज करने के लिए, इसने गोल प्रोवाइड किए, ये कर सकते हो। कुछ तो बनाया डायग्राम, कुछ तो दिया, तो ये मत सोचना कि अभी भी कि भाई यार मैं अब डायग्राम परफेक्ट, ठीक है, डायग्राम रिलेवेंट होना चाहिए, सही डायग्राम होना चाहिए, एग्जामिनर आपको हमेशा फालतू आधा नंबर देगा, एंड देन यू कैन ऑलवेज मेक अ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इंट्रोडक्शन, थीसिस, एंटीथेसिस, कंक्लूजन। और वो जब हम लाइव आंसर्स डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो यू विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम इट। अब एक चीज यहां पे बात आती है, सर मैं अच्छा नहीं लिखता, क्या करूं, मेरा मन नहीं करता लिखने का क्योंकि मैं अच्छा नहीं लिखता। आपको कुछ आंसर दिखाता हूं। दिस इज अ क्वेश्चन, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वॉज नॉट मियरली ए कोइंसिडेंस। ये एक आंसर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। ऑल इंटेलेक्चुअल फील्ड्स एंड डिसिप्लिन्स आर प्रोफाउंडली रूटेड इन दियर सोशल सेटिंग। सिमिलरली the rise of sociology as a separate discipline was not merely a coincidence. Point number 1, immediate impact of political and social evolution like French Revolution creates chaos and uncertainty, and study of society was envisaged for finding basis for order. For example, Comte Durkheim. Secondly, scientific development, theory of social Darwinism, for example, Herbert Spencer. Industrial evolution, etc., opened up new economic challenges with capitalism, control over the labor, etc., and social challenges like poor living condition in urban areas, emergence of working and middle class. Hence, theorists like Weber, Marx tried to theorize stratification or the economic disruption. Commercial evolution also created the condition conducive for the trade, and society experienced enlightenment, renaissance, rationality, reason as ideals. Hence, rise of sociology was firmly rooted in challenges of modernity that provided इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कंटेक्स्ट फॉर इट्स राइज। ये एक अच्छा आंसर है, और इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। सी इज वेरी फेमस, एक्सेसिव फेमस, सुष्टि देशमुख मैम। इनकी ऑल इंडिया रैंक 5 थी, सोशियोलॉजी था इनको ऑप्शनली, उन्हीं का लिखा हुआ आंसर है।
बट आपको क्या लगता है कि इससे बेटर आंसर नहीं लिखा जा सकता? ये एक अच्छा आंसर है, बट इससे बेटर आंसर भी लिखा जा सकता है कि आप सोचेंगे। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है आपको? तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, डोंट थिंक मैं किसी टॉपर की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं। आप इस कंटेंट को देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि सी वॉज ऑल्सो लर्निंग सोशियोलॉजी, उन्होंने भी कभी ऐसे लिखते थे, उन्होंने कभी इसको इससे भी फार बेटर लिखा होगा कल की डेट में, बट सम डे सी वॉज राइटिंग लाइक दिस। अच्छा लिखा है उन्होंने, और इतना तो आप लोग भी लिख लेंगे। उन्होंने बस जो उनके पास कंटेंट आया उसका उन्होंने यूसेज सही किया, चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप लिखेंगे, आप भी सही लिख लेंगे। एक और आंसर दिखाता हूं। एक्सप्लेन हाउ मॉडर्निटी हैज इंपैक्टेड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। यहां पे इन्होंने क्या किया? मॉडर्निटी रिफर्स टू द डिस्टिंक्ट सोशल चैलेंजेस दैट अकर्ड इन 17th century यूरोप लाइक रेनेसा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड दिस वाज द इंट्रोडक्शन। क्या किया इन्होंने? डिफाइन कर दिया। सेफ होता है डेफिनेशन, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे डेफिनेशन दे दी। ठीक है। The upheaval brought about by modernity led to the societal issues। ठीक है, यहां पे सोशल इश्यूज लिखते, ठीक है, सोसाइटल इशू कोई बात नहीं। फॉल आउट ऑफ अर्बनाइजेशन। अब देखिए चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे, क्या ये चीज आप यहां पे सीख सकते हैं। फॉल आउट ऑफ अर्बनाइजेशन डैश राइज ऑफ स्लम्स, इनइक्वालिटी, क्राइम। तो इन्होंने क्या किया? बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें लिख दी। अब यही कोई बच्चा लिखेगा, क्योंकि 150 वर्ड्स है ना, इन्होंने सिंपल पॉइंटर लिख दिया, फॉल आउट ऑफ अर्बनाइजेशन दिस। कोई बच्चे इसको लिखेंगे अर्बनाइजेशन लेड टू द राइज ऑफ स्लम्स एंड इट आल्सो लेड टू द इनइक्वालिटी एंड देयर वर प्रिवेलिंग क्राइम्स इन सोसाइटी। दोनों आइडिया सेम दे रहे हैं, लेकिन इनको ये बात पता थी कि 150 वर्ड्स है, मैं ज्यादा शब्दों का चयन नहीं कर सकती, तो उन्होंने क्या लिखा? पॉइंटर फॉर्म में लिख दिया। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको डेवलप करनी है। चैलेंजेस टू स्टेट, एनार्की, पावर कैप्चर, सीधे बस, और कुछ नहीं, पॉइंट। ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली, न्यूक्लियराइजेशन, राइज ऑफ डाइवोर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, सुसाइड्स। The impact of above was summarized by T.V. Baltimore, which contributed to the rise of sociology. This points कुछ लिखे. Thus emerged sociology as a distinct discipline by the founding fathers. Well-defined subject matter, for example, social fact, Durkheim, social action, Weber. कई लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? Social fact was given by Weber, Durkheim, social reform action was given by Weber. But 150 वर्ड्स है ना, हमें ज्यादा बातें कहने की कोशिश करनी है, बताना है भैया हमको भी आता है। स्टैंडर्ड स्टैंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव लाइक फंक्शनलिज्म ऑफ कॉम्टे, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। एक्चुअल आंसर ऐसे ही लिखते हैं बच्चे। सो मॉडर्निटी लीडिंग टू डेवलपमेंट कपल्ड विद क्राइसिस मेड द सिचुएशन राइप फॉर सोशियोलॉजी एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन विच इज कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल एज पर कॉम्टेज हियरार्की। तो आप एक बात समझना, ये चीज आपको डेवलप करनी हो, ये सारा मैं एक्सपोजर आपको देता रहूंगा टॉपर्स की कॉपीज का, कि किस तरह से वो लोग लिखते हैं। और ये जब आप ये चीजें समझ जाएंगे ना, तो बिलीव मी आप भी बहुत प्यारा आंसर लिखेंगे। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पहले दिन आप लिखेंगे, आपको लगेगा अरे यार टॉपर ने कितना भयंकर आंसर लिख दिया, मैं तो उस लायक ही नहीं हूं। आपको ये भी लग सकता है सर यार कितना अच्छे से बताया था, यार ये आंसर सर ने कितना सही तरीके से एक्सप्लेन किया था, मेरे को तो आता ही नहीं है। तो मैं बता दूं, कोई भी टॉपर जो था उसने भी कभी ना कभी खराब लिखा होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सब लिखते हैं, इंप्रूव करते हैं। आपको इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है कि आप लिख कैसा रहे हैं। अभी इंप्रूव करते जाओगे, अपने आप अच्छा लिखने लगोगे। टॉपर्स भी दे लर्न एंड इंप्रूव। यार कौन है ये टॉपर? यूपीएससी टॉपर कौन है टॉपर? भैया सीधी सी बात है, वही वो आप ही के बीच का कोई बंदा है जिसने पढ़ाई की, जिसने थोड़े से बेटर आंसर्स लिखे और फाइनली फिर जाके रिजल्ट ले आया। हो सकता है आपके पास नॉलेज उससे ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। मैं बता दूं, इफ कोई बंदा सेलेक्ट हो गया डजंट मीन कि आपके पास नॉलेज उससे ज्यादा नहीं है। हो सकता है आपके पास उससे ज्यादा नॉलेज हो, बट अगले बंदे के पास अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करने की क्षमता थोड़ी सी बेटर होगी। कोई बात नहीं, सीख लेंगे यार, इंप्रूव करके लिख लेंगे, क्यों टेंशन लेना। ठीक है, तो टॉपर्स भी लर्न करते इंप्रूव करते, तो आपको टॉपर बनना है तो आपको भी लर्न एंड इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सी चीज है, आंसर राइटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, यू विल हैव टू पार्टिसिपेट। सेकेंड थिंग, नोबडी राइट्स परफेक्ट, परफेक्शनिज्म नहीं आएगा, कितना भी बंदा अच्छा हो। परफेक्शनिज्म इज अ मिथ, हमेशा उससे बेटर आंसर लिखना पॉसिबल होगा। कितना भी अच्छा कोई लिख ले, हमेशा उससे बेटर आंसर पॉसिबल है। तो ये दिमाग से निकाल दो आप, इट इज इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, यू कैन राइट सो दैट योर इम्परफेक्ट इज बेटर देन अदर्स। आपको इतना अच्छा लिखना है लेकिन कि आपका इम्परफेक्ट दूसरों के
कि सो कॉल्ड परफेक्ट से बेटर हो, बस इतना कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई बहुत ही एकदम परफेक्ट लिख रहा होता था ना तो 500 में 500 आते ना, सीधी सी बात है, नहीं आते ना। हम क्या एम करते यार, 300 आ जाए, बहुत अच्छा स्कोर मान लेंगे। 350 भी बात नहीं करते कई लोग। परफेक्शनिज्म तो यहीं पे मार्क्स में भी नहीं है। कोई परफेक्ट लिखता है तो परफेक्ट का क्या मतलब होता है कि 500 में 500 आ जाए। बट ये जरूर है कि मैंने जो लिखूंगा, सीधी सी बात है, मेरी जो परफॉर्मेंस होगी वो दूसरे की परफॉर्मेंस से बेटर होगी, बस इतना सा है। ये सारी कहानी इसी चीज की है, मेरी जो भी परफॉर्मेंस होगी इसकी परफॉर्मेंस से बेटर होगी, क्योंकि मैं जिस तरह से मेहनत कर रहा हूं, मैंने जिस तरह से माइंडसेट बना रखा है, वो इससे फार बेटर वे में मैं चूंकि अपनी चीजें इस तरह से अरेंज करूंगा कि इससे वो फार बेटर हो जानी, बस इतना सा काम करना है, हो जाएंगे। और इसका सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, द ओनली बेस्ट फंडा जो आपको करना है, टॉपिक आया, वो सारे चीजें आप कर लोगे। आपके सामने टॉपिक आया, ब्रेनस्टॉर्म, आपके सारे टारगेट में मैं आपको बोलता हूं ब्रेनस्टॉर्म। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू आया फॉर ईच क्वेश्चन। जैसे मॉडर्निटी वाले चैप्टर में तो टॉपिक 1 में 8 क्वेश्चन थे, तो आपको 8 क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना था, 5, 6, 7, 8, 2 मिनट इस पे, 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 चाहे तो 5-5 मिनट दे दो। 8 5 जब 40 हो जाएगा ना। 40 मिनट अगर तुमने ब्रेन स्टॉर्म कर लिया, आइडिया दिमाग में लगा लिया कि भाई क्या क्या लिखेंगे, आपको मैं बता रहा हूं मॉडर्निटी का आंसर आपसे अच्छा कोई लिख नहीं पाएगा। लेकिन वो 30-40 मिनट हम देना नहीं चाहते, हम अपने दिमाग, हमको क्या लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, भैया पढ़े किस लिए था। लेकिन आप मॉडर्निटी का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आप 3 घंटा दे दोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे आप आधा घंटा नहीं देना चाहते। समझना इस चीज को, क्या चीज है, जहां से नंबर एक्चुअली आएंगे उसको आप आधा घंटा देने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप 3 घंटे के लिए ओके हो ना, वहां समस्या हो जाती है। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि दिमाग बोलता है कि भैया क्यों मेहनत करा रहा है मेरे को, तो दिमाग में जंग लग जाती, दिमाग सोच नहीं पाता। और जो बच्चा सोच रहा होगा, जो बच्चा इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होगा ना पर डे, बिलीव मी, वो दूसरों से फार बेटर आंसर लिख के आएगा। वो अपनी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं फाड़ू आंसर लिख के आएगा, रियली। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, फॉरगेट द मार्क्स। सोशियोलॉजी में कंटेंट सभी के पास है, सोशियोलॉजी में 200 भी आते हैं, सोशियोलॉजी में 300 भी आते हैं, 310 भी आते हैं, 320 भी आते हैं। अगर आपको इधर जाना है, द ओनली सॉल्यूशन इज ब्रेन स्टॉर्म, इसके बिना नहीं होगा। मैं तो आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली देखो यार, सीधी सी बात है, फैक्ट है, ये आप भी जानते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी टीचर आपको घोट के घुट्टी नहीं पिला सकता। वहां पे क्वेश्चन जो आएगा वहां पे आप ही हो, आपके लिए कोई नहीं खड़ा है। हम यहाँ पे खड़े हैं ना, एग्जाम में तो आप ही अकेले जाओगे ना भाई मेरे। तो एग्जाम, जब आप एग्जाम में अकेले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको फेस करना पड़ेगा वो क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन आप फेस कर रहे ना, उसका सिंपल सा उसका हैंडल करने का तरीका है। अगर आपके दिमाग में आइडिया स्ट्रक्चर्ड होंगे, क्वेश्चन आते ही आप यूं उड़ा दोगे। ऑल यू नीड इज टू ब्रेनस्टॉर्म, बस इतना ही करना है। सो दिस यू मस्ट डू, कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन से। सोशियोलॉजी आपकी रैंक इंप्रूव कर देगा, बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट ऑप्शनल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्कोरेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इट्स सिलेबस ऑल्सो, और ये आपको जीएस के पेपर में भी हेल्प करेगा। सो दिस वाज समथिंग अबाउट टुडे। अब से जो नेक्स्ट टारगेट्स आएंगे 1-2 दिन के अंदर, जो न्यू टारगेट्स आना शुरू करेंगे लाइक 2 तारीख से, उसमें पर डे आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको बताऊंगा। आपको एक काम ये करना होगा, मैं उसमें बोलूंगा अब आपको क्या करना है, जो टास्क होगा आपका, मैं आप लोगों से बोलूंगा भैया दिस इज योर टास्क, जो उसके पीवाईक्यूज होंगे 1-2 क्वेश्चन तो मैं आपसे लिखने के लिए बोलूंगा, बाकी क्वेश्चंस पे क्योंकि मुझे पता है आपको पढ़ना भी है, मैं आपसे बोलूंगा जस्ट यू हैव टू ब्रेन स्टॉर्म। और ब्रेन स्टॉर्म ऐसे नहीं, आपने क्वेश्चन के बाद आपको उसके पॉइंटर्स लिखने हैं, सिर्फ पॉइंटर्स जो दिमाग में स्ट्रक्चर है कि मैं इसमें क्या क्या पॉइंट लिखूंगा, ये पॉइंटर आपको लिख के हमारे ग्रुप में पोस्ट करते रहना है। सारे लोगों के लिए टास्क है, ये कॉमन टास्क है, पॉइंटर लिखना है। और ये आपको देख के नहीं लिखना है, सोच के लिखना है। कंटेंट पढ़ लो पहले पूरा, मेरे को कोई इशू नहीं है, इस ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद ही सॉल्यूशन देखना। अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आया, इसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की आपने, इसके पॉइंटर लिख दिए, अब इसका सॉल्यूशन देख लो। समझना कैसे बोल रहा हूं,
क्वेश्चन नंबर 1 आया ब्रेनस्टॉर्मिंग की, अब इसका सॉल्यूशन पढ़ लिया। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 वाज सिमिलर टू दिस। अब आपके पास, आपने एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 2 का, लेकिन आपने, आपके सामने क्वेश्चन है लेकिन दोनों ही इनलाइटनमेंट पे थे। अब अगेन ब्रेनस्टॉर्म करके फिर से पॉइंट लिखो, भले यहां पे साइंटिफिक मेथड लिख रखा है, फिर साइंटिफिक मेथड लिख देना, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग को कितने आइडियाज आए आपके दिमाग में, क्योंकि ये भी तो है कि सॉल्यूशन वाली चीज आपके दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी। फिर इसका सॉल्यूशन पढ़ लो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आया। अब ये 2 का कंटेंट आपके पास एक्स्ट्रा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आया, अब इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंटर्स लिखो। उसके बाद ही सॉल्यूशन, बिना ब्रेनस्टॉर्म करके पॉइंटर लिखे बिना सॉल्यूशन नहीं देखना है। और पॉइंटर का सीधा सा मतलब है कीवर्ड्स। मैं आपसे पूरा स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं बोल रहा, जो क्वेश्चन आपको पूरा लिखना होगा वो मैं बताऊंगा, भैया इस क्वेश्चन का पूरा आंसर, 1-2 क्वेश्चन दूंगा अभी स्टार्टिंग में, वो 2 क्वेश्चन का पूरा आंसर और बाकी की ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपका टास्क है। क्योंकि इसके बिना आप जो स्कोर चाहते हैं ना वो नहीं मिलेगा। कितने भी अच्छे हैं, भारत के किसी भी टीचर का कंटेंट देख लेना, नहीं मिलेगा स्कोर, क्योंकि आपको ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम द टीचर फॉर योर सिलेक्शन। फॉलो करके देख लो यार, बिलीव मी, 15 दिन के अंदर आपसे अच्छी कोई सोशियोलॉजी नहीं कर पाएगा। 15 दिन के अंदर आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे। जो आपके दिमाग में चलता है ना कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये कंटेंट नहीं आ रहा, वो कंटेंट नहीं आ रहा, करके देखो 15 दिन केवल, विश्वास करो मेरे ऊपर। आपसे अच्छा सोशियोलॉजी लिखने वाला नहीं होगा। आप बहुत अच्छा, फार बेटर, जिस भी कंडीशन में हो ना, आप उस पर सीधे 100% जंप मारोगे सीधे। बस आपको विश्वास करना होगा अपने ऊपर कि भाई ठीक है, मेरे को ये करना है, तकलीफ होगी, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही तो लवासना में कॉफी मिलेगी, सीधा सा है। सो दिस इज समथिंग फॉर टुडे, और हम इस तरह से चीजें करेंगे। एंड सो अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही। आपके कुछ डाउट्स हैं, अब आपसे क्वेश्चन आना शुरू होंगे। एंड नाउ वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द आंसर राइटिंग। अब आपके कुछ डाउट्स हैं, यू कैन आस्क, आप हाथ उठा, यू कैन मेंशन, मैं आपको अलाउ करता हूं बोलने के लिए। एनी क्वेश्चन, एनी ऑफ यू? यस रोहिल। रोहिल, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। सर जैसे आपने कहा था कि दैट यू रीड दरखैम, ओके, तो आपने एक पीडीएफ सेंड की थी, तो आई जस्ट केम थ्रू एंड आई नो रेड फ्रॉम नितिन सांगवान सर अगेन। आई हैड अंडरलाइन दैट। अब मैंने ये सोचा है दैट नाउ व्हाट आइडिया इज कमिंग, कि जो मैंने जो अंडरलाइन की कीवर्ड्स, कि मैं लाइक इन हाफ पेज मैं उसके सिर्फ पॉइंटर्स बना दूं, सो दैट आई कैन ठीक है, रिवाइज एट द एंड। शुड आई डू दैट? हाँ कर सकते हैं, अच्छा है, सही सोच रहे हैं। बिकॉज वो क्या, अगर आप कुछ रिवाइज करना हो एट द एंड मोमेंट, तो इट विल हेल्प। लास्ट में पॉइंटर्स ही काम आते हैं, पूरा कौन रिवाइज कर पाता है? जो बच्चा करता है वो उसी के मार्क्स आते हैं। ठीक है सर, मतलब मैं ये कह रहा था कि दैट इफ यू आर गिविंग नोट्स, तो ये करूँ या ना करूँ मैं, अदरवाइज देखो, जस्ट आपके अगर नोट्स आप रेफर मेरे करूँ? नोट्स पे देखो, अगर आप अपने बना सकते हो, देखो दो चीज है, या तो द थिंग इज दैट कि आप ये कर सकते हो कि भाई अगर मैं नोट्स दे रहा हूं, या तो आप उसमें ऐड कर लेना अगर आपका मन है। बट द थिंग इज दैट नोट इज समथिंग विच आई कंसिडर वेरी पर्सनल। एक चीज समझना, क्योंकि वो नोट्स मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बनाए हैं, राइट? बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी याद रखने की। मैंने तो पॉइंटर्स बना दी कि भाई इतना सफिशिएंट है, बट आपके दिमाग में यार सर ये पॉइंट मैं भूल जाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि ये पॉइंट आपको याद ही होगा अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो वो होती है कि यू हैव एन एक्स्ट्रा नीड कि आपको ये पॉइंटर्स तो याद रखने, बट ये पॉइंट भी मुझे याद रखना चाहिए था। तो वो एक्स्ट्रा नीड या तो आप उस नोट्स में ऐड कर देना। क्योंकि एक बात तो फैक्ट है, आप, एक सीधी सी बात है, आपकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं हो सकती एक सेकंड पर्सन से। यू आर ए यूनिक पर्सन, तो आपकी रिक्वायरमेंट भी यूनिक होगी। तो ऐसे केस में आपको कुछ जगह पे लगता है कि भाई मेरे को ये पॉइंटर अलग से मुझे याद रखने की जरूरत है, ऑल्दो नोट्स आर विल बी सफिशिएंट इन देमसेल्व्स, बट फिर भी अगर आपको लगता है देन सिंपली राइट इट ऑन दैट नोट्स। एक्स्ट्रा आप उसको प्रिंट आउट निकाल के वो लिख लेना अलग से, ये कर सकते हो। ओके सर, जी सर। तो मैं दैट आई विल जस्ट ऐड अ पर्सनलाइज्ड टच, अगर मुझे लगे कि दैट
समथिंग स्टूपिडेंट कि मुझे आसान हो रिमेम्बर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई दिक्कत है तो मैं तो हूं ही, ओके। बस डिस्कस कर लेना। ठीक है। केपी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाय सर, हेलो सर, आई एम हाय। ऑडिबल सर? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। या सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी सर, जो आपने एंटीथेसिस वाली चीज बोली थी। सो जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं सर जिसमें एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इलस्ट्रेट टाइप से होते हैं सर, उसमें एंटीथेसिस लिखने की जैसे मतलब बोलते हैं कि कीवर्ड, सिंस वो नहीं है वैसा सर, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सप्लेन करने को बोला गया है, एग्जांपल से समझा दो सर, उसमें तो फिर लिखना है या नहीं लिखना है? ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और एक एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी नेक्स्ट सेशन होगा, जस्ट डू टाइप इट, तो मैं आपको उस टाइम पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। अच्छा सर, मतलब मैं हेलो। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं कंक्लूजन में जस्ट ऐसे लिख दूं कि डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म दैट अबव थ्योरी इज फेस्ड, स्टिल फिर एक करंट रेलेवेंस का उसको टच दे दूं, मतलब मैं बॉडी में नहीं लिखूंगा क्रिटिसिज्म एज इन, बट एक मतलब कंक्लूजन में बस एक टच दे दूंगा कि क्रिटिसाइज तो हुई है, बट स्टिल एक करंट में काफी रेलेवेंट है और इसने बिल्कुल सोशियोलॉजी मेंशन को कर काफी सकते हैं। इंप्रूव किया है। बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। मतलब ये अप्रोच सही रहेगी ना सर, क्योंकि उसमें मतलब कायदे से तो एक्सप्लेन लैबोरेट वाले में बॉडी में तो नहीं लिखते ना नहीं नहीं क्रिटिसिज्म। नहीं, वहां पे नहीं लिखेंगे आप। हाँ, तो बस वो हल्के से, मतलब ये तो सर, ये वाली जो अप्रोच है ये तो हर हर किसी आंसर में कर सकते हैं कि डिस्पाइट द बिल्कुल क्रिटिसिज्म। बट सर मैं बिल्कुल ये कर सोच रहा सकते था हैं। कि अगर मैं एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन है उनमें सब में इस तरीके की, अगर मतलब सब में उसको अगर पैटर्न पता चल गया कि सब में कंक्लूजन सेम ही लिख रहा है, इस टाइप से बस वर्डिंग चेंज कर रहा है। कंक्लूजन सेम तब होगा जब आपके एग्जाम्पल सेम होंगे, वर्डिंग सेम होंगी। अगर आपके वर्डिंग्स चेंज हो रही हैं, हम्म। ठीक है, अब थिंकर के रिलेवेंस में अगर आप लिख रहे हो, लाइक लेट से कोई क्वेश्चन ही आ गया कि व्हाट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, व्हाट हम्म। इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एक क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो यहां पे रिलेवेंस का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, आप लिखोगे कैसे? हम्म। तो वहां पे तो आप वहां का जो डिस्कशन है वही लिख पाओगे। ओके, मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको जस्ट कोट किया डिस्पाइट दैट क्रिटिसिज्म, तो अगर मैं यही सेम जो पहला इनिशियल स्टार्ट है कंक्लूजन का, यही अगर 2-3 क्वेश्चन में करूंगा तो ये बैड इंपैक्ट देगा? बैड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों बैड इफेक्ट होगा? देखो सीधी सी बात है, आप वर्डिंग्स चेंज करेंगे, आप अपने एग्जाम्पल्स चेंज करेंगे, अगर आप सेम एग्जाम्पल डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है दैट इज गोइंग टू बी बैड इफेक्ट। वर्डिंग सेम रहेगी तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बैड इफेक्ट। हर जगह पे एक ही लाइन चेप दिया है इसने, सीधी सी बात है। बट अगर आप उसको दूसरे वे में देखो, सीधी सी बात है, कंटेंट तो वही है, उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, घुमा फिरा के पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव, उनको भी यही बात पता है। लेकिन बट द थिंग इज दैट उसको लिखते वक्त अगर आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया कि वो सेम होके भी सेम नहीं लग रहा है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर आंसर ना। आपका एग्जाम्पल अलग है, लाइक सुसाइड का एग्जाम्पल, लाइक अगर मेरे को सुसाइड के बारे में लिखना है तो उसको मैं रिलेवेंस दिखा रहा हूं कि सुसाइड भी हो रहा है। लाइक टुडे ओनली आई वाज जस्ट रीडिंग कि भाई जो मेन है, जो मैरिड मैन है, उनका जो सुसाइड रेट है इट इज 3 टाइम्स हायर देन द मैरिड वेमेन। क्यों? बिकॉज वेमेन आर ग्रेगरियस इन नेचर एंड मेन्स आर लोनलियर। तो आदमियों में सुसाइड रेट ज्यादा है, सो इट इज रिलेवेंट। अब ये जो चीज है, अब मेरे को रिलीजन के बारे में कुछ लिखना है, तो रिलीजन के बारे में जब मैं लिख रहा हूँ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, और मैं दिखा रहा हूँ कि हाउ द वी हैव बिकम इंटॉलरेंट, कि कोई दूसरे ने कोई रिलीजन के बारे में बात कर ली और इस टाइप से चीजें बात करूंगा, तो दोनों का कंटेंट तो बिल्कुल अलग हो गया ना। रिलेवेंट तो दोनों केस में मैं बात कह रहा हूं, लेकिन कंटेंट तो अलग हो गया। हाँ तो सर, फिर ऐसे केस में कैसे आपका आंसर सेम रह जाएगा? होएगा ही। मैं बस एक मतलब एक स्टार्टिंग पूछ रहा था कि जैसे मैं मतलब जनरली मैंने खुद को देखा है कि मैं मतलब आपकी आवाज। कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम सेम। सी कंक्लूजन, एक चीज समझना मेरी बात, आप मैं समझ गया, आपको बेसिकली ये लग रहा है कि सारे में कंक्लूजन, 19 क्वेश्चन सब में कंक्लूजन सेम। पहली बात, 19 क्वेश्चन में आप जो कंक्लूजन, जो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस वाली बात कर पाओगे, आप वो उसी क्वेश्चन में कर पाओगे जहां पे आपको उसका मौका मिलेगा।
4-5-6 क्वेश्चन में आप कर ही नहीं पाओगे, ये बात रियलिटी है, क्योंकि वो क्वेश्चन स्टेट इतना थियोरेटिकल होगा कि वहां पे उसका मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक लेट्स से द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली आप यही लिखोगे लास्ट में कि भाई द होल थिंग इज इमेटेरियल, ये सारा ये डिस्कशन इमेटेरियल है, दोनों की स्ट्रेंथ को यूज करने की जरूरत है, और दोनों आप उसका एग्जांपल दे दोगे थिंकर के थ्रू, सीधा सा है। बट अब वहां पे आप ये थोड़ी लिखोगे दिस इज कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस वाली बात है, आप बेसिकली ये लिखोगे जो हो रहा है। तो बात आप यही करोगे, बेसिकली आप कंटेम्प्रेरी में ही लिख रहे होगे, लेकिन आप वो वर्ड यूज नहीं कर रहे होगे, तो सबका कंक्लूजन आप सेम कर भी नहीं पाओगे। मतलब मुझे ये फील आ रहा था कि मतलब कि मैं सिर्फ एग्जांपल डिफरेंट कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सबकी एक तरीके से ही हो रही है, तो मुझे लग रहा था ये जो डर है ना, इस डर का एक तरीका बताता हूं, आप समझिएगा। 2022 का पेपर उठाइए और 2023 का पेपर उठाइए, ठीक है। ओके सर। इसमें से आप देखिए कि आप कितनी जगह पे जो ये बात बोल रहे हो, कितनी जगह पे आप एक्चुअली इस तरह से लिखने का आपके पास मौका रहेगा, आपका जो डाउट है अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके सर, श्योर सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और ऑल्सो सर डर्कहाइम पे और नोट्स आएंगे क्या कंटेम्प्रेरी के अलावा? बिल्कुल आएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मैंने आपको अनम्यूट किया है। Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून। Sir, I had a doubt relating the test series. So when we take the tests, how will we manage time? जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मैं आपको टारगेट नहीं दूंगा, टाइम मैनेज हो जाएगा। Okay. Okay, sir. Thank you. वेलकम। एच मैंने आपको अनम्यूट किया है। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I had a doubt कि जैसे I have certain diagrams for a lot of themes, but कई बारी वो diagrams they like tend to grow bit big, मतलब आधा पेज टाइप हो जाता है। तो I wanted to ask कि हम diagram बनाकर ही explain कर सकते हैं या उसकी explanation और देनी पड़ेगी, या I want उसको आप एक मिक्स टाइप से रखेंगे तो ज्यादा सही है। क्योंकि देख आपके पास देखो 150 वर्ड्स में ना 2 पेज मिलते हैं। अब इसमें आप इतना पेज पूरा डायग्राम ही बना दोगे तो अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा। अगर डायग्राम भी है तो कोशिश कीजिए कि आपका इतना स्पेस में बन जाए और इतने स्पेस में आपका कंटेंट हो, थोड़ा सा इम्पैक्टफुल ये ज्यादा लगेगा। और इसका सिंपल सा तरीका है, जो आपके डायग्राम है ना थोड़ा सा छोटा लिख लीजिए चाहे तो। अच्छा। अब क्या होता है कि मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, सेम चीज मैं बनाऊंगा छोटा बना दूंगा, छोटा लिख दूंगा, हो गया। दिखना चाहिए ना एग्जामिनर को, आपकी बात, आपका काम भी हो गया और एग्जामिनर भी। ओके सो मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर जैसे कोई एक डायग्राम है उसमें एक्सप्लेनेशन भी है एंड देन इट्स बिट फिगरेटिव, लाइक फिगर्स के साथ है और उसमें एक्सप्लेनेशन भी कीवर्ड्स के साथ ठीक से दिया हुआ है एंड इट्स लाइक प्रेजेंटेबल, तो मतलब वो इफेक्टिव नहीं रहेगा या क्या? मतलब ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल इफेक्टिव रहेगा, बिल्कुल इफेक्टिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बनाइए। So there is no need to further explain it, na, in lines. We can do with the diagram. You can you can draw the diagram. आप फिगरेटिव वे में लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है और कुछ बेसिक लाइंस वो पॉइंटर्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। यस सर, वो तो आप अपने डायग्राम में लिख दीजिए सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन जो आपका होना चाहिए, कुछ पॉइंटर जो आपको लगता है एंड कंक्लूजन, बाकी एग्जामिनर अपने आप डायग्राम से देख लेगा। लेकिन डायग्राम बनाते वक्त 1-2 चीजों का जरूर आपको ध्यान रखना है कि योर डायग्राम शुड बी सिंपल। एग्जामिनर को अपना दिमाग ना लगाना पड़े उस डायग्राम को समझने के लिए। कॉम्प्लेक्स डायग्राम मत बनाइएगा, डायग्राम एक सिंपल
फ्लो चार्ट टाइप जैसे आप बना रहे हैं, लाइक मॉडर्निटी वाला डायग्राम नितिन सांगवान सर ने बड़ा भी प्यारा डायग्राम बनाया, देख के समझ में आ जाता है। तो Yes, लाइक sir. दैट वो डायग्राम इटसेल्फ इट टॉक्स कि भाई मैं बता क्या रहा हूँ। सेम चीज आप जो भी डायग्राम बना रहे हैं, इट शुड बी मीनिंगफुल, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. So भाई नितिन सांगवान सर का ही देखे, उसके अंदर आई हैव मेड माय ओन ट्वीक्स देयर. I'll text you. I mean, I'll send that diagram. एक बार आप वो देख के मुझे बता देंगे कि I mean if this बिल्कुल, fine, if this is fine. आप भेज Thank you दीजिएगा। so much, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम। एनी मोर डाउट्स? केपी मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर जस्ट एक मेरे दिमाग में थॉट आया था सर, वुड इट बी बेटर अगर मैं कंक्लूजन्स के एक टेम्पलेट्स टाइप बना लूं 5-6 कि हाँ, मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। मतलब इंट्रो और कंक्लूजन के, जिससे मुझे वहां बैठ के सोचना ना पड़े, पहले से दिमाग में हो कि हाँ इसमें ये लगा दूंगा, इसमें ये लगा दूंगा, ऐसे देखो ऐसे। एक चीज मैं वो अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, डोंट गो फॉर एक्सेस स्पेशलाइजेशन। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते ना, जब आप अपने इंट्रोडक्शन, ठीक है 8-10 आपने कहीं से नोट कर लिया, या फिर लाइक आपको लगता है कि ये कंक्लूजन बना सकते हैं, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कई बार क्योंकि क्वेश्चन की जो लाइंस हैं, ये लाइंस ही आपको गाइड करती हैं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए और आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, और ये दोनों ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेवेंट होना चाहिए, जो आपके क्वेश्चन की लाइन है। ये जो आपने टेम्पलेट बनाया है, दैट इज कैन बी ए गुड आइडिया, बट ये आपको लिमिटेड वे में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीख लिया, यू कैन ऑलवेज राइट अ गुड कंक्लूजन, यू कैन ऑलवेज राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, बट इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। कुछ टाइम जब आप ये रेगुलरली करते रहेंगे, तो आप एक टाइम के बाद अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अपने आप लिखने लग जाएंगे। डेफिनेटली अगर मेरे पास ये है, तो हो सकता है कि वो मुझे किसी 1-2 क्वेश्चन में हेल्प कर दे, बट इट विल नॉट ऑलवेज हेल्प यू। बट दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग इट विल ऑलवेज हेल्प यू, क्योंकि आपका कंक्लूजन सोच के देखिए, एक टेम्पलेट तो चलो बना लिया, बट आपका कंक्लूजन क्वेश्चन से अगर अलग होगा, तो आप खुद, आपको पास जवाब है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन के रेलेवेंस में होगा, हमेशा कभी भी, ये जीएस के आंसर्स के लिए भी है, कभी भी कोई क्वेश्चन सामने है, उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स पकड़िए, देखिए वो पूछ क्या रहा है, और उसके बेसिस पे ही आंसर लिखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब आपका आंसर होता है, आपका डायग्राम होता है, आपके फिगर्स होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, आपके स्कोर हमेशा अच्छा आएगा। और अगर क्वेश्चन आ गया, भाई ठीक है, they might have asked you about the फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बट यू नीड टू सी कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस कंटेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं। कई बच्चे फिर वो पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली, वो पूरी टेनिस वाली जो क्या कहते हैं, टेनिस कोर्ट वाली जो ओथ थी, उसको लेके भी डिस्कस करने लगते हैं। वो गड़बड़ है, जरूरत नहीं है उसकी। हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है, आज तक नहीं पूछा, आपने क्वेश्चन देखा। यस सर। सर बेसिकली मैंने ये कंक्लूजन वाला मैं इस पे इसलिए एम्फेसिस दे रहा था, क्योंकि सर जब मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया और जब मैं आंसर भी लिख रहा था, तो आई फाउंड आउट कि मैं बॉडी में तो ब्रेनस्टॉर्म कर लेता हूँ, ओके ये पॉइंट लिख दूंगा, जब कंक्लूजन की बात आती है तो वहां थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है, यार अब क्या लिखूं मैं इसमें, मतलब ऐसा Right. सा लगता है। ठीक है, बट एक चीज समझिएगा कि कैन इट बी 100%, इज इट 100% रिलायबल? नो नो सर। इज इट 100% रिलायबल क्वेश्चन? नो सर। एक्चुअली इट इज रिलायबल, बट हाँ, अभी मैं ब्रेनस्टॉर्म करके मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा, तो मेरे दिमाग में आ रहा है, और मैं अपने कंक्लूजन से उतना खुश नहीं हूं। लेकिन हो सकता है कि 10वें दिन मैं कंक्लूजन क्वेश्चन को देख के आराम से लिख पा रहूंगा। वो आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो, आप पहले दिन हर चीज बेस्ट नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता यार, कोई सीख के थोड़ी आता है, सब यही सीखते हैं। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इंट्रोडक्शन बनाना सीख लिया, आपने एक टाइम पे आप कंक्लूजन भी बनाना सीख लेंगे। बट वो आपको अपने आप को हर दिन जब धक्का दोगे, भाई हर दिन धक्का दोगे, जीएस में भी धक्का दोगे, क्या कंक्लूजन लिखूंगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो आपका हैबिट बन जाएगा, कंक्लूजन अपने आप फ्लो करेगा आपके वर्ड्स में। बट आपको वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहना, जो मैंने टास्क बताया ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसने कर लिया, nobody is going to stop you from getting 300. श्योर सर, थैंक यू ठीक सर। है, या अंडरस्टूड सर। वेलकम। ओके, राहुल, राहुल मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
So actually, I wanted to ask, when I try to write the answer, the main problem is with me is that I can't make up the introduction, and it creates a blockade for the further points to come. I know the points in the mid between, and then the same with the conclusion. I write conclusion, but I'm not satisfied the way I write it. It's like खत्म कर दिया क्वेश्चन जैसे तैसे से. तो यही तो करना है. अब आगे 2 महीने यही करेंगे. डोंट वरी, ये 15-20 दिन बाद ये सवाल आपका बचेगा नहीं. बट वो हम प्रैक्टिकल वे में जब करेंगे तब आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Welcome. Okay. Anybody of you? Any questions? Sociology batch में कोई issue, कुछ भी you are feeling that you need to discuss? कोई मेंटरशिप से दुखी हो, बता दो. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. Yes, Jhansi. Sir, I have the doubt regarding notes making. So when should one start note making? Like after the first revision or second revision or? Sorry, आपका आवाज कट गया था. फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं आप. Sir, I had doubt regarding the note making. So when should one start note making? Like after the first revision or second revision, or should I start making them now? Because this is like my second time reading Nitin Sangwan sir book, and when I'm trying to make notes out of it, it's more like a summary. So that's द थिंग इज दैट आपको नोट कब बनाना है. आप एक बात समझना, इस टाइम पे आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि आप इस चीज को वेट करें. एंड जैसा आप बता रहे हैं कि आप सेकंड रीडिंग करें, इट मींस कि आपको एक बेसिक नॉलेज है, दिमाग में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये क्या क्या चीजें हैं. राइट, ठीक है. अब ऐसे केस में भैया आपने टॉपिक पढ़ा, आपको जो मैंने चार्ट दिया होगा आप लोगों को, उसमें लिखा भी हुआ है. टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चन देखे, PYQs, मैंने इनको ब्रेनस्टॉर्म किया, एंड द नेक्स्ट स्टेप जब ये सारी चीज कर ली, देन आई विल बी मेकिंग द नोट्स. ये क्यों? ताकि आप टॉपिक के साथ साथ PYQ को ध्यान में भी रखते हुए नोट्स बनाएं. तो आप ये बना सकते हैं. और क्योंकि आपको मैं ये नहीं बोल सकता कि आप 1 महीने बाद बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपके पास टाइम ही कितना, 80 दिन बचे हैं मुश्किल से. इसी 80 दिन में हमें फोड़ना है, तो वो 80 दिन में फोड़ने के लिए आपको अभी से ही बनाना पड़ेगा. तो आप नोट्स कभी ज्यादा टाइम नहीं लेते. अगर आप रिलेवेंट नोट्स बना रहे हैं, छोटे नोट्स बना रहे हैं, कीवर्ड्स लिख रहे हैं, तो आपको वो कभी टाइम नहीं लेगा. एक चीज और ध्यान रख लेना, ऑलवेज जब भी आप लिखें, लाइक लेट्स से रिलीजन, एक एग्जांपल दे रहा हूं. तो जब आप जैसे रिलीजन के बारे में लिख रहे हैं, डर्कहाइम का रिलीजन जो आपने पढ़ा, तो डर्कहाइम का जो डेफिनेशन था, एग्जैक्ट जिस किताब, जिस वर्क, जिस चीज में भी उन्होंने लिखा था. और जब ये चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी लाइक ये कंफ्यूजन है ना, रिपोर्ट थी कि किताब थी या जर्नल था या क्या था, यू कैन ऑलवेज राइट डर्कहाइम इन हिज वर्क द एलिमेंट्री थ्योरी, द एलिमेंट्री, क्या था यार, नाम मिस हो गया. एनीवेज, ठीक है. तो द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है. तो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, तो इन हिज वर्क द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ. तो ये चीज आप ना वो एग्जैक्ट डेफिनेशन जरूर नोट कर लेना. ये डेफिनेशन अपने से क्रिएट मत करना, कोशिश करो कि वो पर्टिकुलर डेफिनेशन आप थिंकर की वर्ड बाय वर्ड लिख दो, बाकी चीज आप सिर्फ पॉइंटर्स लिखो. क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखते हो जो उस एग्जामिनर, जो थिंकर ने दी थी, तो वो बड़ा हेल्प कर देता है आपको, और एग्जामिनर को भी लगता है भाई हाँ इसको वर्ड बाय वर्ड याद है. बाकी जगह पे सिर्फ पॉइंटर्स, बुक के नाम. बट ये चीज और आपको ध्यान रखना है कि हर जगह पे बुक के नाम नहीं लिखते रहना, क्योंकि आप सारी बुक्स के नाम याद नहीं रहेंगे, तो वो ध्यान रखना है आपको. Okay, sir. Thank you. वेलकम. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर डाउट्स? नो, ठीक है. सो दिस वाज फॉर टुडे, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. एंड डर्कहाइम आज के अभी मैं टास्क आपको दे दूंगा, आपके बैच में आ जाएगा, तो डर्कहाइम फिनिश हो जाएगा. एंड देन नेक्स्ट थिंकर वी विल बी टर्निंग टू
will be Talcott Parson, then we will go for the Merton, and then we will go for Marx, then Weber, and then finally the Mead. And with that Thinker will be finished. और Thinker finish हो जाएगा हमारा 10 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगा. इनके एक PYQs भी फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद विद इन 18 डेज हम सीधे यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे. इसको खत्म करने के बाद टॉपिक 1, 2 और 3 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो करेंगे. इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि टॉपिक 1, 2, 3 में जगह जगह पे थ्योरीज का यूज हुआ है जो यहीं पे आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं. तो इसको डायरेक्ट पढ़ने से ज्यादा अच्छा है पहले ये फिनिश करें, एक लॉजिकल फ्लो में चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजों को कर पाएंगे. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. आई होप आपने कुछ चीजें सीखी होंगी. स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट रह जाएगा, आप नहीं डिस्कस कर पाए होंगे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. टेलीग्राम वाला जो हमारा सपोर्ट सिस्टम हमेशा अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल बी आंसरिंग यू. बाकी आपका पीयर ग्रुप तो है ही जो आपके लिए हमेशा खड़ा है. थैंक यू वेरी मच.